गुड आफ्टरनून, वेलकम टू एडुसेट नेटवर्क। फ्रेंड, आज हेल्थ केयर में हम लोग चर्चा करेंगे हृदय रोग के बारे में। हृदय रोग के लक्षण, उपचार और साथ में कई परीक्षण पद्धति है उसके बारे में भी, और ख़ास करके कोरोनरी एंजियोप्लास्टिक पर हम लोग का मुख्य फोकस रहेगा। और इन सब पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर मनीष मिश्रा, कंसल्टेंट हैं, नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट, और हृदय रोग पर इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। तो मैं समझता हूँ कि इनका ज्ञान और अनुभव हम लोग को हृदय रोग के बारे में और उससे के उपचार में समझने में सहायक साबित होगा। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर मिश्रा को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। Good afternoon. First of all, I want to tell special thanks to Mr. Amrinder Singh for giving me this opportunity. And today's topic is coronary angioplasty. एंजियोप्लास्टी के बारे में बताने के पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें जो ऑक्सीजन मिलता है वो कौन कौन सी आर्टरीज़ हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है मुख्यतः 3 आर्टरी होती हैं। तो इसमें कौन सी आर्टरी सबसे पहले होती है? लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। दूसरी आर्टरी होती है लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। फिर तीसरी मेन आर्टरी होती है राइट कोरोनरी आर्टरी। फिर उसके छोटे छोटे ब्रांचेस उनके साइड में होते हैं, लेफ़्ट मार्जिनल आर्टरी, डायगोनल आर्टरी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। लेकिन मुख्यतः 3 आर्टरी होती हैं जिनका मेन होता है। तो सबसे पहले ब्रांच निकलती है जो अवॉर्टा से, और लेफ़्ट मेन कोरोनरी आर्टरी डिवाइड होती है, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और तीसरी मेन बड़ी आर्टरी होती है जिसका नाम है राइट कोरोनरी आर्टरी। अब व्हाट इज कोरोनरी एंजियोग्राफी? जो एंजियोप्लास्टी करने के पहले होता है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी क्या है? ये एक टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं डाई डाल के कि हार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई है उसका फ्लो कैसा है, वो चीज़ बताने के जो हम जांच करते हैं उसका नाम है कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो है ये क्या चीज़? कोरोनरी एंजियोग्राफी इज अ टेस्ट दैट यूजेस डाई एंड स्पेशल एक्सरे टू शो द इनसाइड ऑफ योर कोरोनरी आर्टरी। बस केवल इस टेस्ट के थ्रू हम कोरोनरी आर्टरी के फ्लो के बारे में पता लगाते हैं, ब्लड फ्लो कैसा है। अगर इस कोरोनरी एंजियोग्राफी किया, एंजियोग्राफी के बाद अगर सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज मिलता है तो उसके लिए हम एक स्टेंट डालते हैं। स्टेंट एक छल्ला होता है, वो डालते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। तो एंजियोप्लास्टी क्या है? एंजियोप्लास्टी इज अ टेक्निक यूज टू डायलेट एन एरिया ऑफ द आर्टरी ब्लॉकेज with the help of catheter that has an inflatable small saucer shaped balloon at its tip। इसके बारे में भी हम विस्तार में आगे बात करते हैं। व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज? कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता क्या है? कब हम एंजियोग्राफी के बारे में सोचते हैं? तो जब कभी भी मरीज हमारे पास आता है, वो बोलता है कि हमको छाती में, बाईं तरफ छाती में हमको दर्द हो रहा है, भारीपन लग रहा है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है। तो उस कंडीशन को देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? ईसीजी करते हैं। ईसीजी के बाद इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। फिर अगर उसमें कुछ सिग्निफिकेंट मिलता है तो हम एंजियोग्राफी बोलते हैं। तो एंजियोग्राफी जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो टेस्ट से हम उसके केवल कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो को पता लगाते हैं। अब उसमें जो रुकावट पैदा होती है वो कैसे होता है, वो इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर आता है। तो होता क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज कास्ड बाय नर्विंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज दैट फीड द हार्ट। क्या करता है? जो हार्ट की नली है उसके अंदर रुकावट पैदा कर हो जाता है, रुकावट। तो उसको जानने के लिए हम टेस्ट करते हैं जिसका नाम है कोरोनरी एंजियोग्राफी। When the coronary arteries become narrowed or clogged by a cholesterol and fat deposit, a process called atherosclerosis, and cannot supply enough blood to the heart, the result is coronary artery disease। कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ये 3 पिक्चर्स हैं। इन तीनों पिक्चर के अंदर जो पहला पिक्चर है वो एक नॉर्मल आर्टरीज के बारे में बताया गया है कि इसके अंदर ब्लड फ्लो
आराम से चला जा रहा है। लेकिन अगर कोई भी ब्लॉकेज होगा, जो अभी हमने बात किया कि इसमें अथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो आर्टरीज के अंदर का रास्ता इनर चैनल का वो सकरा हो जाता है। जब सकरा हो जाएगा तो क्या होगा, अंदर की तरफ ब्लड फ्लो भी क्या होगा, कम जाएगा। जब ब्लड फ्लो कम जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं ठीक से, तो क्या होगा, पेशेंट को पेन डेवलप होगा। तो उसके बाद जो तीसरी पिक्चर शो क्या कर रहा है, एंजियोप्लास्टी से हमने क्या किया, उस रास्ते को फैला दिया और फिर आगे से ब्लड फ्लो जा रहा है। तो वो 3 पिक्चर दिखा रहे हैं, तीनों पिक्चर के बारे में बताया गया। कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को प्रोवोक करते हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर क्या है, स्मोकिंग। दूसरा हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, फैमिली हिस्ट्री, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ और ओबेसिटी। ये हमारा कैथ लैब है, मतलब इस रूम के अंदर हम एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो इसमें इसमें एक टेबल है, टेबल में चारों तरफ जो स्क्रीन लगा है, इसी स्क्रीन में एक्सरे से इसी स्क्रीन में दिखती हैं आपकी, जब कोई टेस्ट होता है एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टिक समय। और सबसे मेन चीज़ हम बताना चाहेंगे कि लोगों के अंदर मिथ है कि एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी बोलो तो लोग डर जाते हैं कि हमारा सर्जरी होने जा रहा है। तो ये जो टेस्ट है इसमें कोई सर्जरी नहीं होता, इसमें एक थोड़ा सा हल्का सा पेन होता है, एक स्वीट टाइप का, उस फेमरल आर्टरी या रेडियल आर्टरी के थ्रू केवल हम एक डाई डालते हैं जिससे कि वहाँ पे ब्लड फ्लो हम पता लगा लेते हैं बस। लेकिन इसमें कोई काटपीट, कोई सर्जरी इसमें होती नहीं। ये सबसे बड़ा मिथ सब लोगों को अपने दिमाग से हटना है कि एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कोई सर्जरी। कोरोनरी एंजियोग्राफी कैसे करते हैं, अभी हमने जो आपको पहले टेबल दिखाया, इस टेबल में पेशेंट को लेटाते हैं। लेटाने के बाद उसमें बिटाडीन पेंट करते हैं। वो कहाँ पे करेंगे डिपेंड करता है कि कौन सा हम सब देखते हैं कि फेमरल आर्टरी कर रहे हैं कि रेडियल आर्टरी कर रहे हैं। उस परफेक्ट पोजीशन पे करने के बाद उसके हम एक जो है केवल एक कैनुला डालते हैं, मतलब इसको निडल से प्रिक करते हैं। प्रिक करने के बाद हम उसमें एक कैनुला डालते हैं, कैनुला से वहाँ पे हम एक डाई डालेंगे। वो डाई जैसे जैसे नली के थ्रू अंदर कोरोनरी आर्टरीज के अंदर पहुँचेगा, तो जहाँ पे ब्लॉकेज होगा वहाँ पे हमको हार्ट के अंदर रुकावट के बारे में पता लग जाएगा। तो इससे केवल हमको इस टेस्ट से पता लग जाता है कि कहाँ पे कौन सी रुकावट है, नंबर 1। दूसरी चीज़, फिर हमको ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रुकावट है तो कितने प्रतिशत रुकावट है, कि वह रुकावट आगे का जो ट्रीटमेंट है एंजियोप्लास्टी हो सकता है या दवाइयों से हो सकता है। तो ये जो प्रतिशत है वो हमें एंजियोग्राफी से ही पता लगता है। कैसे करते हैं उसके बारे में डिटेल हम डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं, ए स्टेराइल ड्रैप इज प्लेस्ड ओवर द पेशेंट एंड इलेक्ट्रोड टू मेजर द हार्ट रिदम आर प्लेस्ड ऑन द पेशेंट चेस्ट। द पेशेंट विल आल्सो बी पुट एन इंट्रावेनस लाइन which involve a small little stick in the arm. The IV is used to administer various medication that may be required during the procedure. A local anesthetic is injected into the patient groin, arms or wrist depending on the chosen injury site. Once the area is numbed, the introducer needle puncture is made. The cardiologist thread a very thin soft tipped guide wire and catheter through the entry site, and while watching on the fluoroscopy video screen, follow the main artery in the body called the aorta up and around into the opening of the left or right coronary artery. The patient may feel some discomfort when the needle is first inserted, but should not feel anything during the wire or catheter placement. Through the hollow catheter, the cardiologist inject a small amount of dye called contrast, which when weaved in a motion under the X-ray reveal any obstruction or plaque located within the coronary vessels. तो ये जो पूरा मेथड है, इसी के थ्रू हमें पता लग जाता है कि हार्ट के अंदर कोई रुकावट है या नहीं है। When the dye is injected, the patient may feel a warm sensation view from the several angle for both the left or right coronary arteries are recorded. Picture are also taken as dye is injected into the left ventricle to assess how well the heart muscle is functioning. तो ये जो इसके थ्रू केवल हमें पता लगता है कि हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई का ब्लड फ्लो कैसा है, नंबर 1। दूसरा चीज़ हम पता लगा लेते हैं कि हार्ट का कंडक्टिविटी पावर क्या है, बस। तो ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो हमने अभी बात किया। एंजियोग्राफी के बाद जो हमें पिक्चर कैसे नज़र आती हैं ये हम केवल दिखाना चाह रहे हैं। तो मेन जो हमने बात किया था कि मेन आर्टरी होती है LMCA, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। उसके बाद ये 2 भागों में डिवाइड होती है, LAD मतलब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और दूसरी होती है लेफ्ट LCX मतलब लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। जो LAD होती है ये सबसे बड़ी आर्टरी होती है जो हार्ट के ज़्यादा पार्ट को ब्लड सप्लाई जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई करती है।
तीसरी आर्टरी है जो है RCA यानी कि राइट कोरोनरी आर्टरी। ये 3 मेन आर्टरी होती हैं जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं। इस एंजियोग्राफी से हम केवल इन्हीं आर्टरियों के ब्लड फ्लो के बारे में पता लगाते हैं। अब हमने एंजियोग्राफी कर लिया। एंजियोग्राफी करने के बाद अब हमको ये देखना है कि भाई कितने जो हमने पहले बात किया था, ये 3 आर्टरियाँ होती हैं। अगर ये LMCA लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी है, अगर इसके अंदर 50% या 50% से ज़्यादा ब्लॉकेज मिल जाती है तो हम इसका जो है एंजियोप्लास्टी मतलब छल्ला एंजियोप्लास्टी डालते हैं, स्टेंट डालते हैं। लेकिन उनके जो ब्रांचेस हैं LAD या LCX के अंदर, इनके अंदर कम से कम 70% या 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज होना चाहिए, जभी हम छल्ला स्टेंट डालेंगे। अदरवाइज़ हम मेडिसिन से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ना कि केवल LAD और LCX, जो तीसरी आर्टरी है RCA, इसके अंदर भी एटलीस्ट 70% या 70% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम एंजियोप्लास्टी की तरफ जाते हैं। नहीं तो हम दवाइयों से ही उनको खून पतला करने वाली दवाई डाल के दवाई से ही हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये 3 आर्टरियों के बारे में पता लगाते हैं। अगर हमने देखा कि ये जो आर्टरीज़ हैं, तीनों आर्टरी में कोई भी एक आर्टरी या कोई भी 2 आर्टरी जिसके अंदर 70% या 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज है, तो उसका जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो है एंजियोप्लास्टी। अगर 3 आर्टरीज के अंदर, तीनों जो हमने दिखाया था LAD, LCX और RCA, तीनों आर्टरी में ब्लॉकेज है 70% या 70% ज़्यादा, या 2 70% और एक 60% भी है, तो हम कहते हैं कि या तो तीनों छल्ला डालो या CABG मतलब बाईपास सर्जरी की तरफ जाने की हम सलाह देते हैं। अगर हम मरीज को एंजियोप्लास्टी करते हैं तो एंजियोप्लास्टी कैसे करते हैं उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने बोला कि एंजियोग्राफी करते हैं कि जो नीडल्स डालते हैं, कैथेटर डालते हैं, उसके थ्रू डाई डाला, डाई से हमने पता लगा लिया कि कहाँ पे ब्लॉकेज है। उस ब्लॉकेज देखने के बाद तो उसी गाइड वायर के थ्रू सबसे पहले हम जहाँ पे ब्लॉकेज था, वो आगे भी हम बात करेंगे, उस गाइड वायर के थ्रू हम क्या करते हैं, उसमें पहले बैलून डाल देते हैं। तो बैलून क्या करता है, जहाँ पे ब्लॉकेज होता है वहाँ पे उसको डायलेट कर देते हैं। तो जो भी ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज क्या होता है, वहाँ से हट जाता है। तो जब पहले बैलून से डायलेट किया, डायलेट करने के बाद उसी गाइड वायर के थ्रू हम स्टेंट डाल देते हैं, स्टेंट छल्ला। तो जिसके थ्रू जब स्टेंट चला जाता है तो वहाँ पे जो रास्ता हो जाता है पूरा क्लियर हो जाता है, और फिर वो बैलून को हम बाहर निकाल लेते हैं और उसी आर्टरी में जो होता है, जो स्टेंट होता है, स्टेंट अंदर की तरफ रह जाता है। तो इस पूरे मेथड को बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। अब ये जो हम पिक्चर दिखा रहे हैं, ये स्टेंट है क्या चीज़, उसके बारे में है। स्टेंट इज ए स्मॉल मेटल मेश ट्यूब दैट एक्ट एज ए स्कैफोल्ड टू प्रोवाइड सपोर्ट इनसाइड योर कोरोनरी आर्टरीज। जो पहला पिक्चर हमने दिखाया, जो ए है, जो जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि आर्टरी है, आर्टरीज को जो येलो कलर का दिख रहा है, पीले रंग का, वो सब उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, जो इसी से रुकावट पैदा हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो एक काले रंग का वायर नज़र आ रहा है, ये हम गाइड वायर वहाँ पे डालते हैं और इसके थ्रू हम एक रास्ता बनाते हैं। उसके बाद इसी गाइड वायर के थ्रू हमने दूसरा पिक्चर है जिसके अंदर हम बैलून डाल देते हैं। अब इसी बैलून को क्या करते हैं, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर देकर उसको फुला देते हैं। तो जैसे फूलेगा तो पीला वाला पार्ट देखिए पीछे की तरफ खिसक गया। जो तीसरा C वाला पार्ट है, ये पार्ट जो होता है बैलून करने के बाद जब अंदर की तरफ पिचक जाता है तो क्या हो गया कि आर्टरीज का पूरा रास्ता साफ और ब्लड फ्लो आसानी से आगे की तरफ चला जाएगा। D वाला पार्ट क्या होता है, जब हमने जो है प्रोसीजर कर लिया उसके बाद ये रास्ता ऐसा बन जाता है। इसी के दौरान जब हम जो स्टेंट डालते हैं, जो पहला पार्ट हम देख रहे हैं, ए स्टेंट इज माउंटेड ऑन द बैलून कैथेटर। क्या करते हैं, वो स्टेंट बैलून होता है, बैलून के साथ ही क्या होता है इसके अंदर स्टेंट के अंदर क्या होता है, बैलून होता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम स्टेंट को जैसे ही बैलून को जैसे ही हम फुलाते हैं तो उसके साथ साथ क्या होगा, स्टेंट भी फूलता है। और जिस एक्यूरेट पे हमको फुलाना होता है, एटमॉस्फेयर पे फुलाने के बाद हम स्टेंट को वहाँ पे फुला के छोड़ देते हैं और बैलून को बाहर निकाल देते हैं। जो स्टेंट एक बार जब वहाँ पे आर्टरीज के अंदर रहता है तो वो लाइफ लॉन्ग अंदर रहता है। इसके थ्रू जो है रास्ता ब्लड सप्लाई का आगे की तरफ साफ हो जाता है और फिर स्मूथली आगे का ब्लड फ्लो आ जाता है। तो ये इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। ये हम एंजियोप्लास्टी के दौरान ऐसा करते हैं जिससे कि स्टेंट अंदर पड़ जाए। ये जब हमने पंक्चर किया था फेमोरल साइट के अंदर, तो ये जो ब्लैक कलर की वायर जा रही है, ये है वो गाइड वायर, जिसके थ्रू पहले हम रास्ता बनाते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे ब्लॉकेज है उसके थ्रू अंदर पास करने के लिए। और इसी के ऊपर से वायर के थ्रू हम बैलून डालेंगे, इसी के ऊपर से ही हम लेके जाएंगे स्टेंट। तीसरा,
जो अभी हमने बात किया था कि जो 3 मेन आर्टरी होती हैं, एलएडी लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी, एलसीएक्स लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और आरसीए राइट कोरोनरी आर्टरी, हमने बोला कि जब कब इसमें एंजियोप्लास्टी जब भी करेंगे जब उसके अंदर 70% या 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज हो। तो ये यहाँ पे जो हम एंजियोग्राफी के बाद जो हमने फोटो दिखा रहे हैं, इसके अंदर देखिए उसके जो जहाँ पे पतला है उसके पहले देखिए मोटा रास्ता दिख रहा है आर्टरी, और उसके बाद भी मोटा आर्टरी दिख रहा है। तो बीच का जो पतला वाला पार्ट है ये शो कर रहा है कि इसके अंदर यहाँ पे ब्लॉकेज है, और ये जो ब्लॉकेज है ये 90% है। तो इसको हम आगे को ब्लड सप्लाई को एक्यूरेट करने के लिए हम यहाँ पे स्टेंट डालने की सलाह देते हैं, और इसको इस आर्टरीज का हम एंजियोप्लास्टी करेंगे, तभी आगे का ब्लड फ्लो अंदर आगे की तरफ जाएगा, जिससे कि कार्डियक मसल आगे इंप्रूवमेंट करे। ये हम दिखा रहे हैं कि कैसे एंजियोग्राफी होता है, एंजियोग्राफी के बाद का कैसे पिक्चर नज़र आता है, वो हमने आपको जो दिखाया। हाँ, ये जो जब डाई डालते हैं, डाई डालने के बाद हम इसका ब्लड फ्लो पता लग जाता है। ये जो दूसरा वायर है इस पिक्चर से शो कर रहा है कि इसके अंदर जो वायर है यहाँ पे थ्रोम्बस था, इस थ्रोम्बस से जो पिन पॉइंट है उससे हम जो आगे की तरफ क्लॉट को बाहर की तरफ हम निकालते हैं। दूसरा एक पिक्चर है, इसके अंदर क्या कहता है, बैलून है, बैलून को हम डायलेट करते हैं। डायलेट करने के बाद जहाँ पे ब्लॉकेज था उस ब्लॉकेज को हटाने के बाद बैलून से आगे की तरफ कर देते हैं। वो हमने पोस्ट बैलून के बाद आर्टरी को मोटा करके दिखाया। ये जो है उसके बैलून के बाद का पिक्चर है। तीसरा पिक्चर है, जब हमने उसके अंदर स्टेंट डाल दिया। स्टेंट डालने के बाद उस आर्टरी का जो ये स्टेंट जो जाली टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसके अंदर स्टेंट है, जो स्टेंट डालने का बैलून करने के बाद का जो पिक्चर है ये जो पिक्चर है जब हमने पूरा स्टेंट डाल दिया, उसके बाद का जो जालीनुमा एक पिक्चर एक नज़र आ रहा है, वो है स्टेंट छल्ला डालने के बाद का। ये जो छल्ला डालने के बाद का पिक्चर है। तो इसके बाद जो है ये प्रोसीजर एंजियोप्लास्टी का पूरा हो जाता है। तो फिर हम एक ब्रीफली बताना चाहते हैं कि सबसे पहले हम एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी से क्या पता लगता है, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इसके थ्रू केवल हमें ये पता लगता है हार्ट के अंदर ब्लॉकेज कितनी % है। अगर वो ब्लॉकेज एंजियोप्लास्टी से ही ठीक होगा तो फिर उसके हम एंजियोप्लास्टी की तरफ जाते हैं। अगर वो तीनों आर्टरी में 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज है तो हम सलाह देते हैं कि इसको बाईपास सर्जरी की तरफ किया जाए, और अगर वो ब्लॉकेज 70% या 50% से कम है तो हम दवाइयों से उसको ठीक करते हैं। ये जो प्रोसीजर है, अब क्वेश्चन बनता है कि भाई जो एंजियोप्लास्टी आप करते हैं तो इसका टाइम कितना लगता है। तो हाउ लॉन्ग डज द प्रोसीजर टेक? तो इट कैन टेक एनीवेयर फ्रॉम 30 मिनट टू 3 आवर to perform the entire case. The duration is depends upon the technical difficulty of the case and the number of balloon catheter that have to employed. How safe is the procedure? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। लोगों के अंदर डिफरेंट टाइप के दिमाग में रहता है कि ये कोई मतलब इसके प्रोसीजर करने से कोई दिक्कत आ सकती है लाइफ में, तो उसके बारे में है। इट in the hands of experienced cardiologists and with the ability of the modern day the technology, it is estimated that the risk of death is during an angioplasty procedure is usually less than 1%, while the chance of requiring emergency bypass surgery around 2% are less. It is a relatively safe procedure and is carried out all over the world, and in an outpatient or an inpatient uncomplicated angioplasty usually require 23 hours or less of hospitalization after the procedure. The risk of other serious complication is estimated to be less than 4 and probably around 1 to 2 per 1000, and similar to that described for the cardiac death. रिस्क ऑफ द प्रोसीजर, अब जब हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो उसमें कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। सम ऑफ द पॉसिबल रिस्क ऑफ कार्डियक कैथेटराइजेशन एंड इंटरवेंशनल प्रोसीजर इंक्लूड एलर्जिक रिएक्शन टू द मेडिकेशन और कंट्रास्ट मटेरियल यूज ड्यूरिंग द प्रोसीजर।
वो कौन सा है जो हम डाई यूज़ करते हैं। हमने पहले बोला था कि जब एंजियोग्राफी के लिए एक डाई यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हमें हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज को देखना होता है। जो डाई है वो डाई से कभी से क्या होता है, नंबर एक किडनी फेलियर होने के चांस होता है। तो इसलिए जब कभी भी हम उस डाई का यूज़ करते हैं तो उसका हमारा सबसे बड़ा मोटिव होता है कि उसको यूरिन के थ्रू सबसे पहले उसको फ्लश किया जाए। जितनी देर वहाँ पे जितना देर किडनी के अंदर ये डाई रहेगा उतना ही रिएक्शन होने के चांस रहता है। दूसरा, इरेगुलर हार्ट रिदम हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग एट द कैथेटर इंसर्ट, जहाँ पे हमने कैथेटर डाला था वहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है, या इसके जब हमने एंजियोप्लास्टी किया, एंजियोप्लास्टी करने के बाद फिर से अगर ब्लॉकेज हो गया, वहाँ पे ब्लड फ्लो रुक गया तो उससे चेस्ट पेन फिर से दोबारा हो सकता है, माइल्ड टू मॉडरेट स्किन रिएक्शन हो सकता है, किडनी फेलियर डाई के थ्रू हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लड क्लॉट हो सकता है, स्ट्रोक और डेथ हो सकता है, एक्यूट क्लोजर ऑफ कोरोनरी आर्टरीज हो सकता है, या हमको इमरजेंसी में बाईपास सर्जरी करना पड़ सकता है। जो हम स्टेंट डालते हैं, स्टेंट भी दो टाइप के होते हैं। एक स्टेंट होता है ड्रग लूटिंग स्टेंट, जो कि छल्ले के अंदर दवाई पड़ी रहती है, जो कि वो स्टेंट के थ्रू जो कि धीरे धीरे वो दवाई रिसती रहती है। वो दवाई का काम क्या होता है कि मेनली क्या करता है कि दोबारा फिर से ब्लॉकेज की टेंडेंसी को रोकता है। मतलब एक बार जब छल्ला पड़ गया तो दोबारा ब्लॉकेज ना हो पाए उसको वो कम करने की कोशिश करता है, तो वो है ड्रग लूटिंग स्टेंट। दूसरा क्या होता है बेयर मेटल स्टेंट, जिसके अंदर केवल स्टेंट होता है लेकिन उसके अंदर कोई दवाई नहीं होती है। तो ये दोनों है स्टेंट हैं। जब दोनों स्टेंट बनाए गए थे उस समय देखा गया कि जो ड्रग लूटिंग स्टेंट है जब वो 100 लोगों के अंदर लगाया गया तो 100 में से केवल 3 से 5% लोग ऐसे थे जिनके अंदर फिर से वो छल्ला ब्लॉक हो गया, फिर से वो स्टेंट ब्लॉक हो गया। लेकिन जो बेयर मेटल स्टेंट वाले थे जिनके अंदर दवाई नहीं होती, उनके अंदर देखा जाता है कि 15 से 17% लोगों के अंदर फिर से ब्लॉक हो गया। लेकिन वो 3 से 5% लोग या 15 से 17% लोग कौन हो सकते हैं, ये बारे में कोई नहीं बता सकता। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो इनके अंदर रीस्टेनोसिस या रीक्लॉटिंग की टेंडेंसी रहती है। तो लेकिन जो लोग डायबिटिक होते हैं उनको हम सलाह देते हैं कि ड्रग लूटिंग स्टेंट को लगाने के लिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो डायबिटिक लोग होते हैं उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो अगर बेयर मेटल स्टेंट डालेंगे तो हमने बोला था जब शुरू में डाला गया तो क्या था 15 से 17% लोगों के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है। लेकिन जो ड्रग लूटिंग स्टेंट है उसके अंदर 5 से 7% लोगों के अंदर ही होता है। तो ड्रग लूटिंग डालने से क्या होगा, वो दवाई रिश्ती रहती है जिससे कि ब्लॉकिंग टेंडेंसी को रोकता है। अब हमने सपोज करो कि हमने डायग्नोसिस लगा दिया कि भाई ये पेशेंट को एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है या इसको अंजाना है या अनस्टेबल अंजाना है। तो अब हम बोलते हैं कि अब इसको एंजियोग्राफी करना है। अब एंजियोग्राफी के बाद हम उसको क्या दवाइयों में रखेंगे कि उसका बाईपास सर्जरी कराएंगे कि उसका एंजियोप्लास्टी कराएंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी एंड द लोकेशन ऑफ द ब्लॉकेज। जो हमने पहले डिस्कस किया था कि कितने % ब्लॉक है, 70% ब्लॉक है कि 50% ब्लॉक है, उसके बाद की बात करते हैं। तो देयर आर 4 मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल। अगर हमने एंजियोग्राफी किया, एंजियोग्राफी करने के बाद हमें मिला कि भैया जो आपकी तीनों आर्टरी हैं वो एकदम सही है, क्लियर है, जिसके अंदर ब्लड फ्लो पूरा बरकरार है, जिसमें कोई भी रुकावट नहीं है, इट मीन्स नो ब्लॉकेज। द पेशेंट इज नेगेटिव फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड विल बी रेफर्ड बैक टू हिज आर फिजिशियन। जो डॉक्टर्स हैं उनको रेफर बैक, जिनके पास से पेशेंट आया था, कि उनको हमको सलाह देते हैं कि आगे की इसका ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरा, हमने देखा कि भाई स्मॉल ब्लॉकेज है, स्मॉल ब्लॉकेज मतलब 50% से कम है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि इसके लिए कोई स्टेंटिंग या बाईपास सर्जरी की जरूरत नहीं है, इसको केवल मेडिकल थेरेपी से ही उसको सिम्टम को रिलीव करना है। तीसरा, अगर हमने देखे कि मल्टीपल ब्लॉक्ड हैं आर्टरी और डिफ्यूज डिसीजेस हैं, तो उसके अंदर हम रेकमेंड करेंगे कि बाईपास सर्जरी, जो हमने अभी पहले बात किया था कि अगर 3 आर्टरी हैं, तीनों आर्टरी के अंदर अगर ब्लॉकेज होता है जिसे बोलते हैं ट्रिपल विसल डिजीज, तो उस कंडीशन पे हम रेकमेंड करते हैं एंजियोप्लास्टी से अच्छा होता है बाईपास सर्जरी। हम उसको बोलते हैं कि बाईपास सर्जरी कराने के लिए। लेकिन अगर हमने देखा कि कोई एक सिग्निफिकेंट आर्टरी है जिसके अंदर ब्लॉकेज है, तो उसके लिए हम रेकमेंड करते हैं कि बाईपास सर्जरी नहीं, एंजियोप्लास्टी के लिए रेकमेंड करना है, जो हमने आगे की तरफ बात किया। तो ये जो हमने आज बात किया, इसमें मोड ऑफ ट्रीटमेंट कैसा है। एंजियोग्राफी से हम के हार्ट के मसल के बारे में पता लगाते हैं, फिर उसके बाद अगर ब्लॉकेज है तो उसके एंजियोप्लास्टी करते हैं। अब तीसरी चीज़ हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमने बोला कि मेडिकल थेरेपी पे जाएंगे, मतलब जिनकी ब्लॉकेज 70% या 50% से कम है, तो कौन कौन सी मेडिसिन लोगों को देना है। तो सबसे पहले हम दवाई देते हैं ब्लड थिनर, जो कि एस्पिरिन, जो सबको लोगों को जानकारी भी है, इकोस्प्रिन एक दवाई होती है जिस जो एंटी प्लेटलेट है, वो काम क्या करता है कि खून को पतला करने की दवाई होती है। तो हम सबको एक दिन कहना चाहते हैं, जिनको भी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है
वो कभी भी वो इकोस्प्रिन या क्लोपिडोग्रिल की दवाई कभी भी उसको बंद नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही वो ब्लड थिनर बंद कर दिया जाएगा तो वो जो छल्ला है, वो स्टंट है, वो फिर से ब्लॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो मुख्यतः जो हम दवाइयाँ उनको लोगों को डेली खाना है वो है इकोस्प्रिन ब्लड थिनर, दूसरा एक अटोरवास्टैटिन होता है, और तीसरा जो दवाई हैं ये कार्डेस मतलब एसी लिमिटर और बीटा ब्लॉकर। ये मुख्यतः 3-4 दवाइयाँ उनको आगे चलते ही रहना है जब तक कि डॉक्टर रिकमेंड ना करे कि अब इन दवाइयों में से कोई एक दवाई डोज कम करना है या बढ़ा देना है। तो आज का जो टॉपिक था ये एंजियोप्लास्टी के बारे में था। तो आपने बताया कि इकोस्प्रिन बंद नहीं करना जिसको एंजियोप्लास्टी हो चुका है, अगर कम हो जिसको 50% के आसपास जिसका ब्लॉकेज हो, उस केस में भी डॉक्टर्स लोग एडवाइस करते हैं कि आप इकोस्प्रिन लेते रहें और अलग जो बीपी का दवा है, कुछ को लोग बीपी का दवा देते हैं लेकिन इकोस्प्रिन बंद कर देते हैं, क्या ऐसा करना उचित है? अगर कोई बंदा है, कोई पेशेंट है जिसको ब्लड प्रेशर भी है और लेकिन उसने बोला कि हमको चेस्ट पेन हुआ, तो उसके लिए हमने रेकमेंड किया कि भाई ऐसा है कि उसके ईसी में चेंजेस, हमने बोला कि आपको एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी के बाद अभी हमने जो 4 मोड ऑफ ट्रीटमेंट बताया था, जिसको हमने बोला था नेगेटिव फ्रॉम द कोरोनरी आर्टरीज, तो जिसके अंदर ब्लॉकेज नहीं हुआ, तो उस कंडीशन पे जब ब्लॉकेज नहीं है तो हम इकोस्प्रिन की सलाह नहीं देते हैं, बस केवल हम उसका जो ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट है वही कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ब्लॉकेज निकला 30% या 40% ब्लॉकेज निकला, तो उस ब्लॉकेज को आगे ना बढ़े, जिसके लिए इकोस्प्रिन कंटिन्यू करना है लाइफ लॉन्ग, क्योंकि जैसे ही खून पतला करने की दवाई रोकेंगे वैसे ही फिर से वो जो आज 30% है, 3-4 महीने बाद वो 40% या 50% तक बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को ये दवाई लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रहेगी। तो एक तो आपने इकोस्प्रिन बताया, दूसरा क्लोपिडोग्रिल। ये जो ब्लड थिनर होती हैं, 2 टाइप की एंटीप्लेटलेट्स होती हैं, एक है इकोस्प्रिन, दूसरा है क्लोपिडोग्रिल। ये दोनों दवाइयाँ जो होती हैं खून को पतला करती हैं, लेकिन दोनों का जो मोड ऑफ एक्शन है, मतलब कहाँ पे कहाँ पे एक्ट करती हैं वो डिफरेंट पार्ट में है, लेकिन दोनों का मेन काम होता है कि खून को पतला करना। और तीसरी दवाई है अटोरवास्टैटिन, क्योंकि जो ये कोलेस्ट्रॉल जो डिपॉजिट हो आता है वो क्या करती हैं, वो कोलेस्ट्रॉल को, फैट को अंदर जो होता है खून में कम करती हैं। ये 3 मेन दवाइयाँ होती हैं। चौथी दवाइयाँ हम देते हैं अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर भी है या किसी का हार्ट रेट ज़्यादा है, तो बीटा ब्लॉकर या एसी लिमिटर जो नाम जनरली यूज़ होती हैं, आप सबको पता होता है, कार्डेस होपेस के नाम से आती हैं, एसी लिमिटर वो ऐड करते हैं। तो ये 4 मेडिसिन है जो हाँ, जिनको अगर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम डायग्नोस्ड है तो इनको चलना है। एक चीज़ देखने में और है कि जब एंजियोग्राफी करते हैं तो दूसरे जैसे हार्ट में तो नहीं मिला, दूसरी जगह ब्लॉकेज मिल रहा है, तो उसके लिए क्या करना? हाँ, अगर हम एंजियोग्राफी करेंगे तो एंजियोग्राफी जो हमने कोरोनरी एंजियोग्राफी मतलब होता है केवल हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज को देखना बस। लेकिन दूसरी एक एंजियोग्राफी है जिसका नाम होता है पेरिफेरल एंजियोग्राफी, मतलब हार्ट के अलावा जो हमारे शरीर में और भी हार्ट आर्टरीज हैं उनको भी देखना। तो उसमें अगर कहीं ब्लॉकेज मिलता है, रीनल आर्टरी के अंदर मिल गया, तो रीनल आर्टरी को क्यों देखते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उसके अंदर अगर रीनल आर्टरी के अंदर वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है मोर देन 50%, तो वहाँ पे क्या होगा, हार्ट आर्टरीज मतलब किडनी को ब्लड सप्लाई कम पहुँचेगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो फिर हम क्या बोलते हैं, अगर वो ब्लॉकेज मोर देन 50% है तो उसके अंदर हम स्टेंट डाल देंगे, जिससे कि आगे का ब्लड फ्लो बहाव बढ़ जाए और फिर वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। उसी प्रकार हाथों में या नीचे पैरों के अंदर भी जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर भी अगर ब्लॉकेज होगा तो उसके अंदर भी हम स्टेंट डाल देते हैं। इसे बोलते हैं पेरिफेरल एंजियोग्राफी, और अगर एंजियोप्लास्टी करेंगे उसे बोल देंगे पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी। तो दूसरी जगह जो हम लोग स्टेंट डालते हैं या उस ट्रीटमेंट करते हैं उसमें भी यही मापदंड अपनाते हैं कि 70% से अधिक हो तो स्टेंट डालेंगे? नहीं, उसका मापदंड दूसरा है। उसका मापदंड दूसरा है, क्योंकि हाई बीपी वाला एक जनरली देखा जाता है कि उसको ब्रेन में भी कभी एन्यूरिज्म का शिकायत होता है, तो उसका क्या है? तो उसके अगर सपोज करो कि ब्रेन में जिसको एन्यूरिज्म है, तो जब हमने उसका पेरिफेरल एंजियोग्राफी किया तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है इसमें क्वाइलिंग करते हैं, वहाँ पे एन्यूरिज्म का क्वाइलिंग करते हैं। क्वाइलिंग क्या है? क्वाइलिंग के बारे में क्वाइल ये जो बेसिकली इसके बारे में आपको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट ज़्यादा बता पाएंगे। तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, एन्यूरिज्म में जहाँ पे जो आर्टरी है, जहाँ पे उसमें क्या होता है, एन्यूरिज्म मतलब उस जगह का पार्ट जो होता है पतला हो जाना, और वो आर्टरी बल्जिंग हो जाती है, मतलब बाहर फूल जाती है। तो हम क्वालिंग से उसका जो पतला हो गया है उसको सपोर्ट करते हैं। ओके, सो एन्यूरिज्म अलग है और क्लॉटिंग अलग है। हाँ, तो उसमें फुल कमजोर जो आर्टरी है, जहाँ आर्टरी कमजोर है उस क्वालिंग से उसको हम सपोर्ट देने का काम करते हैं। ओके, तो वो भी लाइफ लॉन्ग रहता है? हाँ, वो भी लाइफ लॉन्ग। ओके,
सो एक तो ये तो हुआ एंजियोप्लास्टिक, और सामान्य बीमारी जो हृदय से जुड़ी है उसके बारे में कुछ, हाँ ये सब जैसे कि एंजाइना पेन। हाँ एंजाना, जो जब कभी भी एंजाना का जो पेन होगा, जो मरीज कभी भी जब हमारे पास आता है तो उसका मेन शिकायत ये होता है कि वो बोलेगा कि हमको छाती में बाईं तरफ हमको छाती में दर्द हो रहा है। वो जो दर्द होगा, वो दर्द जो होता है पसीना भी आ सकता है, या वो दर्द जो होता है फैलता है कहाँ पे, बाईं तरफ बाएं हाथ में जा सकता है, गले में जा सकता है, या दाहिनी तरफ भी जा सकता है, पीछे की तरफ। मतलब इसका जो पेन होगा, जो नाभि है, नाभि से नीचे कभी नहीं जाएगा, और ऊपर मैंडिबुला, ये जो बोन है इधर मैंडिबुला से बोलते हैं जबड़े को, इससे ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ के इससे लेकर के नीचे तक कहीं पे भी अगर पेन हो सकता है तो वो एंजाना का हो सकता है, नंबर एक। दूसरा चीज़, ये जरूरी नहीं है कि मरीज जब तक पेन ना बोले जब तक कि उसको एंजाना नहीं हो सकता है या हार्ट अटैक नहीं हो सकता है। चार मुख्य लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि जो पेशेंट जिनको डायबिटीज़ होता है, इनके अंदर साइलेंट अटैक होता है, मतलब जरूरी नहीं है कि इनको पेन हो, नंबर एक। दूसरा चीज़, फीमेल्स के अंदर भी हो सकता है कि पेन ना हो। तीसरा, जिनको एज मोर देन 65 ईयर। और चौथा, जिनको रीसेंट सर्जरी हो गई हो। तो ऐसे लोगों के अंदर ये भी हो सकता है कि पेन ना भी हो और डॉक्टर के पास जाए, वो बोलता है कि हमें पेट में गैस बन रही है, और वो डॉक्टर के पास गए, बोले कि ईसीजी करो, बोले तुम्हारा हार्ट अटैक हो गया। तो जरूर नहीं है कि छाती में दर्द हो तभी हार्ट अटैक होगा। तो इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, पेशेंट घबराहट हो सकता है, पेशेंट को बेल्चिंग हो सकता है, पेशेंट को जलन हो सकती है, छाती में दर्द हो सकती है। तो ये सब के साथ भी सिम्टम के साथ पेशेंट आएगा, तो ईसीजी करेंगे, तो ईसीजी के बाद ही पता लग पाएगा कि उसको एंजाना है कि नहीं है। तो ऐसे सामान्य तौर पे कैसे कोई कर सकता है कि ये हार्ट का पेन है या दूसरा पेन है? हाँ, जो हार्ट का पेन होगा, इसको उसका हार्ट का पेन और दूसरे पेन में करेक्टर अलग डिफरेंट टाइप होगा। जब कभी भी हार्ट का पेन होगा, वो पेन कम से कम 1 मिनट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का होगा, नंबर एक। कभी ऐसा नहीं होगा कि 1 मिनट से कम पेन होगा और बोलेंगे हार्ट का पेन, नहीं, कम से कम 1 मिनट हो सकता है। दूसरा चीज़, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि बोलेगा 3 घंटे से हमको लगातार दर्द हो रहा है। अगर 3 घंटे से लगातार दर्द हो रहा है तो यानी वो हार्ट का पेन नहीं होता है, नंबर एक। दूसरा चीज़, ये जो हार्ट का पेन होता है, ये रुक रुक के आता है। मरीज बोल देगा कि हमको पेन, डॉक्टर साहब पेन था, आधे घंटे के या 15 से 20 मिनट तक खूब सीवियर पेन था, फिर पेन खत्म हो गया, फिर दोबारा फिर से चालू हुआ। तो यानी कि पीरियोडिक पेन होगा, लगातार कांस्टेंट पेन नहीं होगा। तो दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या होता है, हार्ट का पेन कभी भी दबाने पे बढ़े घटेगा नहीं। जब कभी भी छाती में दर्द हो तो उसको दबाना चाहिए। दबाने पे अगर मरीज बोलता है कि नहीं हमको जो है दबाने पे हमको आराम मिल रहा है या दबाने से दर्द बढ़ रहा है, तो ये नेगेटिव, ये हार्ट के डिजीज़ की नेगेटिव की तरफ जाता है, नंबर एक। दूसरा चीज़, अगर मरीज से बोला जाए कि तेज़ सांस लो, सांस लेने पे अगर वो दर्द बढ़ रहा है या घट रहा है तो वो भी नेगेटिव है, वो भी हार्ट का पेन के में नहीं आता, मतलब एंजियो पेन, मतलब सॉरी एंजाना पेन के फेवर में नहीं आता। चौथा, अगर मरीज को बोला जाए कि आप खांसो, खांसने पे अगर वो दर्द बढ़ता या घटता है तो वो भी एंजाना के पेन के फेवर में नहीं जाता है। चौथी चीज़, अगर वो मरीज को बोला जाए कि आप अब थोड़ा सा अपने शरीर को हिलाइए, आगे की तरफ झुकिए, पीछे होइए, अगर ये सब करने से उसका दर्द बढ़ रहा है या घट रहा है तो ये भी एंजाना पेन के फेवर में नहीं जाता है। कुछ लोग जैसे चलते हैं या वो दौड़ते हैं तो उस केस में भारीपन महसूस हाँ, होता है, वो किस चीज़ वो का? किस लिए होता है, क्योंकि देखिए नॉर्मल कंडीशन पे अभी हमने बोला ना कि हम क्यों है एंजियोग्राफी क्यों करते हैं। हमने एंजियोग्राफी से ये देखा कि हार्ट के अंदर जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उनके अंदर ब्लड फ्लो कैसा है। तो जो नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं जिनकी कोरोनरी आर्टरीज ठीक है, तो उसमें क्या है कि चाहे आदमी जब दौड़ता है तो उसमें क्या होता है, उसका ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, मतलब हार्ट को काम करने के लिए ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर कहीं पे भी ब्लॉकेज होगा तो नॉर्मल कंडीशन पे तो उसको कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही दौड़ागा तो उसका ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा। अगर वो ब्लॉकेज होगा तो उस दौरान जो होता है वो ब्लड सप्लाई उस पर्टिकुलर मसल को उतनी मात्रा में ब्लड ऑक्सीजन डिमांड नहीं कर पाएगा। जब नहीं होगा तो उससे हमको भारीपन या पेन होता है। तो इससे हमें सिम्टम है ये पता लग जाता है कि हाँ ये अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं इट मीन्स पेशेंट को एंजाना हो सकता है। या कुछ लोग बोलते हैं कि हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, नॉर्मली हमको ठीक रहता है, लेकिन जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़े, 3 सीढ़ियाँ 4 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमें सांस फूलता है या भारीपन लगता है, तो ये भी उसके जो होता है फेवर में जाता है, हाँ ये एंजाना का पेन है। तो ऐसे लोगों को जब कभी ऐसा हो तो लोगों को एक गोली आती है सार्बिट्रेट की गोली या नाइट्रेट्स की गोली आती है, वो गोली रखनी चाहिए अपने पास। और जब कभी भी ऐसा हो तो वो एक गोली जबांग नीचे रख लो। अगर वो गोली लेने से वो दर्द कम हो रहा है या दर्द खत्म हो रहा है तो और फेवर में जाता है, हाँ भाई ये एंजाना का ही पेन है। ये तो शुरुआत के लक्षण है, शुरू के दिनों में लोगों को पता चल गया कि अच्छा कुछ है ऐसा है, तो उसके बाद उसे क्या करना चाहिए ताकि और एंजाइना या हार्ट डिजीज नहीं हो सके? जब कभी भी किसी व्यक्ति को ऐसे सिम्टम आए तो तुरंत वह नज़दीकी डॉक्टर से मिलना चाहिए
और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जो डॉक्टर उसको सलाह दे उसी के आधार पे आगे की दवाइयाँ लेनी चाहिए। एक दूसरी चीज़ मैं इस मंच के थ्रू बोलना चाहूँगा कि कभी भी किसी को छाती में दर्द या छाती में भारीपन आए तो किसी योग्य डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी पास में है डॉक्टर उनसे इलाज कराएं। एटलीस्ट MBBS डॉक्टर हो जिसके पास जाएं, जिससे कि प्रॉपर तरीके से इलाज हो सके। एक उत्तराखंड से दर्शक हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। हाँ जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब, एक ना बूटा सिंह बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। मैं हाँ बोलिए, नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, हमने एंजियोप्लास्टी कराई थी, लेकिन शुगर भी है और सुनपन है। जीभ जैसे जीभ आती है ना, दांतों के नीचे आ जाती है, पता नहीं लगता। तो अगर जिन जिन व्यक्तियों को डायबिटीज़ होता है उन व्यक्तियों के अंदर टेंडेंसी ज़्यादा होता है कि हम उनको रीब्लॉकिंग होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोगों को जो हमने बोला था ब्लड थिनर, इकोस्प्रिन या क्लोपिडोग्रिल, वो जो होता है दवाइयाँ बराबर तरीके से लेना है। दूसरा चीज़, जो जिनको ये तकलीफ़ है, मैं इनको ये सलाह दूंगा कि दवाइयाँ प्रॉपर तरीके से लें। डायबिटीज़ अपनी जो है प्रॉपर चेकअप कराएं और तुरंत जो है अपने जहाँ से इन्होंने एंजियोप्लास्टी कराई है एक बार उसको, अगर उसके अंदर कोई भी ब्लॉकेज वगैरह, पेन वगैरह है तो उसको चेक एंजियो कराया जाए। डायबिटीज वाले को खास करके ज़्यादा केयरफुल, डायबिटीज इंटरवल पे उन्हें कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जिनको डायबिटीज़ नहीं है, उनको अगर स्टेंट पड़ा है या जिनको डायबिटीज़ है उनको स्टेंट पड़ा है, तो डायबिटीज़ वालों को ज़्यादा चांसेस होता है कि फिर से ब्लॉक हो जाने का। क्यों ऐसा होता है कि एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देते हैं कि ये पानी का गिलास है, ये पानी का गिलास है, इसको अगर पानी लेके हम इस टेबल में डालें तो ये क्या होगा, थोड़े समय में क्या होगा, धीरे धीरे पूरी टेबल गीली हो जाएगी। लेकिन अगर इसी गिलास में अगर हम शक्कर का घोल मिला दें, उसके बाद अगर मिलाएं, तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ये आधी टेबल में ही तक जाकर रुक जाए। तो इसी प्रकार हमारे ब्लड के अंदर, खून के अंदर है, तो जिनको डायबिटीज़ होती है उनके अंदर ब्लड फ्लो की टेंडेंसी उतनी ही कम हो जाती है। तो जब ब्लड फ्लो की टेंडेंसी कम होगी तो क्या होगा, ब्लॉकिंग की टेंडेंसी, क्लॉटिंग की टेंडेंसी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए इन लोगों को ज़्यादा ध्यान देना होता है कि नंबर 1 चीज़ क्या है कि अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करें, और नंबर 2 प्रॉपर तरीके से हम दवाइयाँ लें। हम लोग बात कर रहे थे कि जिसको भी उस तरह की शिकायत हो, चलने में या दौड़ने पर अगर ज़्यादा दर्द की ज़रूरत महसूस हो, तो जैसा कि आपने कहा तुरंत अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप करवाएं और करें। और जो लोग नहीं जा पाएंगे किसी कारणवश, क्योंकि सब लोग के पास संभव नहीं है, तो उसे प्रिकॉशनरी तौर पर क्या करना चाहिए? प्रिकॉशनरी तौर पे नंबर 1, पेशेंट को, उस व्यक्ति को अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें। लाइफ स्टाइल चेंज करने के बाद मतलब है कि पेशेंट को एटलीस्ट 30 मिनट डेली ब्रिस्क वॉक करना है। ब्रिस्क वॉक मतलब क्या होता है कि दौड़ना नहीं है, थोड़ा तेज चलना है, ऐसे चलें कि जिससे कि शरीर से पसीना आए, नंबर 1। दूसरा चीज़, खान पान। अगर मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि उसको शाकाहारी खाना खाए, हरी पत्तियों वाली सब्जियां खूब खाए, सलाद में सैलेड, खाने में सैलेड का उपयोग ज़्यादा करें। और अगर वो व्यक्ति मांसाहारी है तो उसके लिए है कि वो जो अंडा का जो पीला वाला पार्ट है वो हटा के खाए, और अगर मांसाहारी है तो मछलियाँ खा सकता है। तो इसमें क्या है, अपना खान पान कंट्रोल करें। दूसरा चीज़, लाइफ स्टाइल में जो एक्सरसाइज करे जैसा डॉक्टर ने बताया, और दवाइयाँ डेली खाए। दवाइयों को कभी भी बंद नहीं करना है जब तक कि डॉक्टर ना बोले। तो शुरुआती दिनों में लोग कैसे जान पाएंगे कि हमें कुछ हार्ट का प्रॉब्लम है? उसका कोई, उसके लिए सिम्टम, उसके लिए अगर मरीज को, इसलिए हम लोग बोलते हैं 30 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति को हर साल अपना जो है रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, होल बॉडी चेकअप। उस होल बॉडी चेकअप में क्या होता है, नंबर 1 उसका एक ECG होता है, दूसरा ट्रेडमिल टेस्ट होता है, और तीसरा इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं। जो ट्रेडमिल टेस्ट क्या करता है कि नॉर्मल हो सकता है बॉस कि हमारे पास कोई भी मरीज आए तो उस समय उसको छाती में दर्द या कोई भी, तो हमने ECG किया, ECG नॉर्मल हो सकता है, लेकिन वो बोलेगा डॉक्टर साहब आपके पास हमने ECG कराया तो ठीक था, लेकिन जब मैं घर पहुंचा या सीढ़ियाँ चढ़ रहा था या कुछ तेज चल रहा था तो हमें छाती में दर्द या सांस फूला। तो उसको पता लगाने के लिए हम TMT कराते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट। हम उस व्यक्ति को उस ट्रेडमिल के थ्रू उसको हम उतना ही स्ट्रेस देते हैं जिससे कि हार्ट के अंदर ऑक्सीजन डिमांड बढ़े। अगर उस दौरान उस व्यक्ति को छाती में दर्द होगा या ECG में कोई भी चेंजेस आए गए तो उससे हम ये जान सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति को एंजाइना के सिम्टम हो सकते हैं या होने वाले। उसके आधार पे हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए 30 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति को, जिसको कोई भी सिम्टम नहीं है,
साल में एक बार जरूर अपना होल बॉडी चेकअप कराना चाहिए। इको टेस्ट में क्या करते हैं? इको टेस्ट में क्या करते हैं कि हम इसके हार्ट के कंडक्टिविटी पावर को पता लगाते हैं, नंबर एक। दूसरा चीज़ क्या देखते हैं, ब्लड फ्लो अक्रॉस द वाल्व, जो हमारे जो चार जो वाल्व हैं उनमें ब्लड फ्लो कैसा है उसके बारे में पता लगाते हैं। तीसरा चीज़, जो व्यक्ति को ब्लड प्रेशर रहता है, हाइपरटेंशन होता है, उनके अंदर जो हार्ट की मसल होती हैं उसके अंदर मोटी हो जाती हैं, जिसे बोलते हैं कंसेंट्रिक एलिवेज, तो उसको भी हम पता लगाते हैं। क्योंकि जिन व्यक्तियों को अगर कंसेंट्रिक एलिवेज है और ब्लड प्रेशर भी है तो हम फिर वो मेडिसिन देते हैं जो कि कंसेंट्रिक एलिवेज भी ठीक करे और ब्लड प्रेशर भी ठीक करे। क्यों? अगर ऐसा नहीं होगा कुछ समय के बाद पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाएगा, जिससे कि पेशेंट को सिम्टम आ जाएंगे, सांस फूलना, ये सब चालू हो जाता है। तो उसके दो तरह की दवाइयाँ चलानी पड़ती। फिर मतलब उसी के इको के बाद से ही हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, मोड ऑफ ट्रीटमेंट चेंज होता है। अच्छा, क्या हार्ट का एक ऑक्सीजन डिमांड है, एक तो आप चलने पर, भागने पर, इस तरह में उसको मौसम को लेकर गर्मियों में अधिक या सर्दियों ये में? सर्दियों में ये जो हमारे हार्ट के जो सिम्टम्स हैं ये सर्दियों में ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सर्दियों में इसके अंदर हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जो नर्व के इफेक्ट से क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनको वो क्या करती हैं, स्पाज्म, मतलब सुकड़ा देती हैं, सिकुड़ देती है, स्पाज्म हो जाता है उसके अंदर। तो इसलिए ज़्यादा ठंडियों में ये सिम्टम्स ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो क्यों सर्दियों में हमने बोला ना, हार्ट के अंदर जो हमारा नर्वस सिस्टम है जिसका हमारा और आपका कंट्रोल नहीं है, तो वो जो नर्व है, वागस जो नर्व होता है, वो उसका मेन काम ही होता है कि वो जो होता है सुकड़ देना, मतलब उनको स्पाज्म कर देना। तो जो लोग होते हैं जिनके अंदर एंजाना के सिम्टम रहते हैं, ऑलरेडी उनके अंदर कोई ब्लॉकेज है या टेंडेंसी है, तो वो स्पाज्म कर दिया तो उसने और ब्लड सप्लाई रोक दिया तो सिम्टम डेवलप आते हैं, इसलिए वो ज़्यादा तो इस करेक्ट। तो ये इसलिए जो हार्ट के जो मरीज होते हैं वो ठंड में ज़्यादा होते हैं और अर्ली मॉर्निंग डेवलप होता है, अर्ली मॉर्निंग सिम्टम्स ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो ये जो सर्दियों में जो बता रहे हैं कि वो सामान्य लोग को भी अगर ज़्यादा वहाँ ये करना लगता है, तो मतलब इस कंफर्म है कि वो अंजाना से होगा। तो इसमें क्या करना है, तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है, उससे कंसल्ट करना है, फिर वो आपको सलाह देगा कि ईसीजी कराना है या टीएमटी या इको, उसके बाद से फिर आपका मोड ऑफ ट्रीटमेंट चालू होगा। कभी कभार ऐसा हो सकता है किसी भी कारणवश साइकोलॉजिकली उसको स्पाज्म हुआ होगा वो उस समय के लिए, लेकिन जैसा उसको बाद में हमने एंजियोग्राफी किया तो उसमें हमें पता लगा कि हमें कोरोनरी आर्टरी नॉर्मल निकली। नहीं, सर्दी लग रहा है तो हो रहा है, जब गर्म कपड़ा पहन लिए तो फिर नहीं ऐसा नहीं बॉस कि किसी को ठंडी लगती तो एंजाना होगा, किसी को भी सर्दियाँ जैसे वो पहना फिर पहन लिए तो वो बंद हो गया, तो ये तो क्या है? हाँ, तो मैंने बोला ना कि उसका जो स्पाज, मतलब जो उसकी नर्व का जो इफेक्ट था वो उस समय के लिए था, जिसके कारण आगे के ब्लड फ्लो हुआ। जैसे उसके बाद उसका इफेक्ट कम हुआ तो उसका फ्लो मेंटेन हो गया, तो उसके बाद उसका पेन खत्म। तो और जो मेडिसिन, डिफरेंट मेडिसिन है, लोग चेंज करते रहते हैं, जैसे कंटिन्यूस मेडिसिन खाने के बाद उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, इसका क्या कारण? ये ऐसा है या नहीं? ये मिथ है, लोगों को मिथ है कि ये दवाई खाने से ऐसा नहीं। दवाई क्यों चेंज होती है? क्योंकि हर दवाई का अब एक यूज़ भी है और दूसरा उसका साइड इफेक्ट भी है। तो इसलिए हम जब दवाइयाँ देते हैं तो प्रॉपर ब्लड टेस्ट कराते रहते हैं। अगर हमको लगा, दर्शक हैं अम्बाला से हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। हाँ जी। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरा नाम सतीश कुमार है। हाँ, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरा स्टंट पड़े हुए 5 साल हो गए हैं। हाँ जी। सर, मेरे को सोते हुए झटके लगते हैं, जोर जोर से सोते हुए झटके लगते हैं सर। झटके कहाँ लगते हैं? सारी बॉडी सर हिलती है जी। अच्छा सर, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है जी? बॉस, झटके का मतलब आपको दर्द होता है, छाती में दर्द लगता है कि पूरे शरीर में आपको झटके लगते हैं? अगर छाती में हिलता है, पूरा शरीर हिलता है? हाँ जी बॉस, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये उस एंजियोप्लास्टी से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, ये आपका मिथ है। तो इसके लिए आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें एक बार, क्योंकि जो अगर स्टेंट डालने के बाद अगर आपको कोई तकलीफ होगा, वो छाती में दर्द होगा या छाती में भारीपन होगा या पसीना आएगा, उसका पूरे शरीर से कुछ संबंध नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है कि आपको पूरे शरीर में झटके लगते हैं तो इसके लिए हम आपको सलाह देंगे कि एक किसी न्यूरोलॉजिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट करें आप। साइकोलॉजिकली ऐसा उनको साइकोलॉजिकली हो सकता है। इसका पूरे शरीर के झटके से एंजियोप्लास्टी से कोई रिलेशन नहीं है। तो आपने बताया था कि स्टेंट डालने के बाद वो लाइफ टाइम रहता है, तो क्या कुछ केस नहीं, इसका ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी।
किसी का 10 साल, किसी का 5 साल ब्लॉक मतलब कंटिन्यू फ्लू रह सकता है। लेकिन इसका कोई भी नहीं है कि कोई बोले कि हाँ आपको हमने छड्डा डाल दिया आपका 20 साल तक चलेगा, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। ओके, सो आदमी को अपने बॉडी के बारे में जानकारी होना जरूरी है कि क्या किस तरह से रिएक्शन या किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। अगर सपोज करिए कि अगर किसी पेशेंट को हमने स्टंट डाला या एंजियोप्लास्टी हुई, तो अगर वो प्रॉपर तरीके से दवाइयाँ ले रहा है तो उसके अंदर चांसेस हो जाता है कि अब दोबारा से ब्लॉकेज होने की टेंडेंसी कम है, लेकिन हो भी सकता है। तो इसके बारे में एक और दर्शक हैं, उनका सवाल हम लोग लेते हैं। झांसी से दर्शक हैं जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। जी मैं झांसी से बोल रहा हूँ। हाँ, नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार जी, मैं सवाल पूछिए। जी मैं फरीद मोहम्मद बोल रहा हूँ जी। बताइए। जी सर, मेरा एक सवाल था सर। पूछिए, सुन रहे हैं सर, आवाज आ रही है सर? जी, हाँ जी, आवाज हाँ आ जी, रही है, सवाल पूछिए। हाँ सर, वो ऐसा था जैसे कि मेरे को ये दिन भर में मतलब ऐसा लगा रहता है दिल में, ये थोड़ा सा कसा सा रहता है मेरा दिल। क्या रहता है? मतलब ये हार्ट पे जो होता है ना, भारीपन सा रहता है। रहती है, कुछ दवा सा रहता है। हाँ, मैंने वो भी कराया था, इसका ये ECG होता है ना। हाँ, तो वो क्लियर आया वो सर। हाँ। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा महसूस सा रहता है कि दिल में कोई तो ऐसे कोई पकड़ सा रहा हो कोई। अच्छा, ये बताइए, आपको ये पूरा दिन बना रहता है या कुछ काम करने पे, सीढ़ी चढ़ने पे तब आपको? कुछ काम करने पर सर, जैसे कोई काम करते हैं या कोई, तो तब ज्यादा महसूस होता है। तब ज़्यादा महसूस होता है, वैसे ज़्यादा महसूस नहीं होता सर। ठीक है, तो हम आपको ये सलाह देते हैं कि आप जो है कृपया एक ट्रेडमिल टेस्ट कराएं, TMT जिसको बोलते हैं। जब आप TMT कराएंगे ना, तो उस दौरान जो होता है आपके हार्ट के अंदर ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। अगर वो हार्ट से रिलेटेड होगा तो हमें वो तुरंत ECG में या आपको छाती का जो भारीपन उसके अंदर बढ़ेगा, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये हार्ट की वजह से आपको हो रहा है कि ये हार्ट की वजह से नहीं है। इसलिए आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके एक ट्रेडमिल टेस्ट कराइए। ट्रेडमिल टेस्ट ये बहुत क्लियर हो गया, दर्शक जो सुन रहे हैं उनको साफ हो गया होगा कि जब भी अगर कुछ काम करते समय या सीढ़ियाँ चढ़ते समय दर्द हो तो ट्रेडमिल टेस्ट करवाएं। ECG में नहीं है उसका ट्रेडमिल। क्योंकि क्यों ECG में नहीं आएगा मेरा जी? क्योंकि जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है उस समय, उस दौरान उसको भी ना छाती में दर्द नहीं हो रहा है, ना छाती में भारीपन है, तो उस समय हमको ECG में पता नहीं लगता है। अच्छा, एक और दर्शक हैं, उनका भी सवाल लेते हैं। जी, आप अपना सवाल पूछिए। थैलियम हुआ था लास्ट ईयर। हाँ, थैलियम टेस्ट हुआ था। हाँ जी, हाँ नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, थैलियम का टेस्ट हुआ था मेरा लास्ट ईयर। जी बताइए। तो उसके बाद मुझे डॉक्टर ने एटोरवा 20 ठीक है बताई थी, और मेट्रोलर एक्स्ट्रा। आवाज साफ नहीं आ रही। अच्छा, मैं बाहर आती हूँ, एक मिनट। हाँ जी। अच्छा, एटोरवा, हाँ जी डॉक्टर, एटोरवा 20 मुझे बताई थी। ठीक है। एटोरवा खाने से ना एकदम मेरे 2 महीने के बाद रिपोर्ट डाउन हो जाते हैं। ठीक है। बाकी मैं मेट्रोलर एक्स्ट्रा खा रही हूँ। अच्छा, किसने किया था? हाँ, वो आपका जो थैलियम टेस्ट है, आपने कुछ सिम्टम डॉक्टर साहब को बताया होगा। थैलियम टेस्ट से हमको ये पता लगाते हैं कि हार्ट के अंदर की ब्लड सप्लाई कैसी है और वहाँ पे जो मूवमेंट है मायोकार्डियम का वो कैसा है, इसलिए उन्होंने पता लगा, इसलिए उन्होंने टेस्ट कराया। दूसरा चीज़ जो आपको उन्होंने अटोरवास्टैटिन रिकमेंड किया था कि हो सकता है कि आपको लिपिड प्रोफाइल कराया होगा, जिसके दौरान वो लिपिड प्रोफाइल डिरेज्ड होगा, जिसलिए उन्होंने आपको अटोरवास्टैटिन दिया। दूसरा सवाल जो आपने किया था कि अटोरवास्टैटिन खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, तो ये अगर कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है तो आपको क्या करना है, वो डोज को कम करना है। जो 20 मिलीग्राम की दवाई ले रहे थे वो आपको 10 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम की लेना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको अटोरवास्टैटिन खाना भी है। तो हम आपको यह सलाह देंगे कि आप अपने डॉक्टर के पास जा कर के कंसल्ट करें और लिपिड प्रोफाइल को एक बार दिखाएं, जिसके आधार पे आपका जो है वो डोज एडजस्ट होगा। दूसरा चीज़ आपने बोला कि मेटोलार XR 50 मिलीग्राम भी खा रहे हैं,
तो हमको ये नहीं बताया आपने कि आखिर ये दवाइयाँ क्यों चल रही हैं। फिर भी अगर आपको छाती में दर्द या छाती में भारीपन चलते समय ऐसा हो रहा है, आपके डॉक्टर साहब ने बोला है, तो कृपया आप जाएं, एक बार कंसल्ट करें और उसके आधार पे ही आपकी दवाइयों के डोज बढ़ाए और घटाए जाएंगे। तो दवा के केस में तो साफ तौर पर लोगों को चाहिए कि वो अपने डॉक्टर्स के पास जाएं और बताएं, उसके बाद ही दवा के बारे में जो भी शेड्यूल करना है चेंज करें। ऐसे सुनकर नहीं करें। हम लोग का पर्पस मात्र आपको जानकारी देना है, इलाज करना नहीं, ये दर्शक से हम लोग अनुरोध कहेंगे। तो सब हम लोग जैसा कि बात कर रहे थे कि जब बहुत सारे और बीमारी भी हैं एंजाइना के अलावा भी, और सामान्य बीमारी भी हैं, तो कौन से ऐसे बीमारियां हैं जो केवल दवा से ठीक हो जा सकते हैं या थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज करने से ठीक हो जाए, और जिसके लिए या किस केस में मेडिकेशन आवश्यक हो जाता है? देखो बॉस, अगर कोई भी है तकलीफ जिसको ये है कि ये एंजाइना है, मतलब जिनको हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस के अंदर दवाइयाँ जरूरी। इसमें ये नहीं कर सकते कि हम दवाइयाँ ना दें। दवाई अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, हम बीमारी को आगे बढ़ाएंगे, नंबर एक। दूसरी चीज़, हम इस मंच के थ्रू एक और बोलना चाहते हैं कि जो लोगों को डायबिटीज़ रहता है, मधुमेह हिंदी बोलते हैं, जिनको ये बीमारी होती है, तो मेरी चीनी की बीमारी, ये हमारी उनसे एक गुजारिश है कि आप लोग कृपया करके प्रॉपर तरीके से अपना डाइट लें। दवा, अगर डॉक्टर ने किसी को दवाई बताई है तो प्रॉपर तरीके से उस दवाई लें, क्योंकि ये जो डायबिटीज़ है ना, वो हमारे शरीर को एक दीमक की तरह, जैसे पेड़ में नहीं, वो दीमक कि बाहर से तो हरा नज़र आ रहा है, अंदर अंदर खोखला बना रहा है, तो ये डायबिटीज़ वैसे ही काम करता है। तो बहुत से लोगों को हमने देखा है कि वो डायबिटीज़ है, दवाई नहीं लेते, वो सोचते हैं कि हम वो वैद्य जी की दवाई खा लेंगे, उसको हमको आराम मिल जाएगा। हम किसी के अपोज नहीं हैं, तो अगर किसी वैद्य जी की भी दवाई ले रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से वैद्य जी से कंसल्ट करें, और जैसा वो बोल रहे हैं वैसा आपको लेना है। क्योंकि अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो जाती है, मतलब हमारे शरीर के अंदर शक्कर की मात्रा अगर बढ़ जाती है, तो वो ज़्यादा प्रोन हो जाता है हार्ट के डिजीज़ होने के। जैसे कि अभी हमने एक उदाहरण दिया था कि अगर गिलास में अगर शक्कर का घोल मिला देते हैं तो उसका बहाव कम हो जाता है, वैसे हमारे शरीर के अंदर है, अगर शक्कर का घोल बढ़ जाता है तो उसके अंदर क्या होगा, हार्ट की डिजीज़ की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो खून के फ्लो को बरकरार रखने के लिए जो इतना नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, उसके लिए ज़रूरी है कि डायबिटीज वाले वो अपना दवाई लेते रहें। खून पतला करने की जो दवाई डॉक्टर साहब ने बोला वो भी कंट्रोल करते रहें। ऐसे जो मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि दिन भर में कुछ लोग, आज की जो हम लोग का लाइफ स्टाइल हो चुका है केवल ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, तो इसमें भी क्या कोई ब्लड के फ्लो पर असर पड़ता है? ब्लड के फ्लो में असर पड़ता है, इसीलिए अभी हमने आपको पहले बोला था कि पेशेंट को लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब एटलीस्ट 30 मिनट पेशेंट को ब्रिस्क वॉक करना है। ब्रिस्क वॉक मतलब दौड़ना नहीं है, चलना है तेज तेज, जिससे कि इतना चलें कि जिससे कि मरीज को पसीना आए, पेशेंट को पसीना आए। जिसका मेन मोटिव क्या होता है, एनर्जी लॉस करना, मतलब आदमी को जितना खा रहा है, जितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उतना ही एनर्जी को बाहर निकालना। ये हमारा मोड ऑफ एक्शन करना है, जिसको हम आप लोगों को सलाह देते हैं। ओके, तो 30 मिनट का ब्रिस्क, एटलीस्ट 30 मिनट ब्रिस्क वॉक। क्या उसके लिए जरूरी है कि मॉर्निंग में ही जाए? नहीं, कोई नहीं, कोई किसी भी समय पे, जिस समय में आपको लगे कि हमको टाइम है, आप कर सकते हैं, चाहे सुबह जाएं चाहे शाम को जाएं। एक और कहा जाता है कि खाने के बाद नहीं वॉक करना चाहिए। वो खाने के बाद का क्या है कि पेशेंट को डाइजेशन के लिए टाइम चाहिए, इसलिए कि बोला जाता है। तो ऐसे खाने के तुरंत बाद नहीं जाएं, कितने देर के बाद? 2-3 घंटे बाद। इसलिए हम बोलते हैं जब कभी भी ट्रेडमिल टेस्ट भी कराते हैं तो हम तुरंत नहीं कराते, उसको लाइट ब्रेकफास्ट के एटलीस्ट 2 से 3 घंटे के बाद। ओके, तो मतलब वॉक किसी टाइम वो कर लें, लेकिन 30 मिनट दिन भर में, 30 to 40 मिनट होना दिन भर में नहीं, एक बार में। ऐसा नहीं कि 2 मिनट के लिए दौड़े फिर घर बैठ गए। अच्छा, ऐसा नहीं, एक बार में लगातार 30 मिनट कम से कम ब्रिस्क वॉक करना है, जिससे कि पसीना आए। ओके, तो इसमें भी कुछ लोग जैसे आम काम के लिए, अपने ज़रूरत के काम के लिए वॉक कर रहा है, लोग पैदल चल रहा है। आजकल लोग कहते हैं कि चलो हम मॉर्निंग में, या उसके लिए स्पेशल टाइम, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले एक अम्बाला से, हरियाणा से दर्शक हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। सर जी, मेरे सर में झटके लगते हैं रात को। हाँ, नमस्कार, सवाल पूछिए। जी, अपना सवाल पूछिए। सर जी, मेरे को रात में सोते वक्त झटके लगते सर में। क्या बोलो? रात में सोते समय झटके लगते हैं सर जी। फिर तेज बोलिए, तेज। झटके लगते हैं।
झटके कहाँ पे हाँ लगते जी, हैं? झटके कहाँ लगते हैं? सर में, सर में। सर में? हाँ जी। सोते समय और मॉर्निंग में उठने के बाद भी लगता है? नहीं सर, रात को बस। अगर आपको सोते समय दिमाग में झटके लगते हैं तो उसके लिए हम हाँ जी। आपको सलाह देंगे कि आप किसी साइकेट्रिक या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें। वो आपको सही उपचार बता पाएंगे, क्योंकि हो सकता है ये साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है या कुछ दूसरी कारणवश हो रहा है, तो कुछ जो इसके लिए आवश्यक जांच होगी वो आपको नर्व बता कहीं दब पाएंगे। रहा हो या किसी तो तरह इसलिए का आप न्यूरोलॉजिस्ट किसी न्यूरोलॉजिस्ट या साइकेट्रिक से मिलिए। ये भी बहुत सारा शिकायत आ रहा है झटके वाला, तो न्यूरोलॉजिस्ट का इस पे हम लोग क्लियर कर दें ताकि किस केस में लोग कहाँ मिलें। जैसे कि भाई साहब ने जो हमको भी प्रश्न किया, इसका ये साइकोलॉजिकल की वजह से हो सकता है। हाँ। तो ऐसे लोगों को साइकेट्रिक से मिलना चाहिए। साइकोलॉजिकल या कहीं नर्व दबता हो आजकल अगर कोई लाइफस्टाइल के कारण, अगर कोई नर्व दबता है तो उसमें क्या होता है कि दर्द होगा या और भी सिम्टम्स दूसरे टाइप के आते हैं। तो जो इस टाइप का जो इन्होंने तकलीफ बताया है, ये साइकोलॉजिकली लगता है, जिसके लिए साइकेट्रिक से मिलना चाहिए, जिसका ठीक प्रकार से उपचार हो सके। हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे आजकल लोग सोचता है कि नहीं मॉर्निंग में हम नहीं जाएंगे, उसके लिए रूटीन नहीं निकालेंगे, लेकिन और जो अपना काम है उसको करते समय हम वॉक कर लेंगे 30 मिनट। तो ये धारणा सही है या गलत है? नहीं, वो भी ठीक है। मतलब हमारा मेन मोटिव भी होता है कि हमारा एनर्जी लॉस करना, मतलब जितना हमने एनर्जी कंज्यूम किया वो हमारे एक्टिविटी के थ्रू हमारी एनर्जी लॉस हो जाए। तो कैसे भी किसी भी रूप में हम आपको ये ऐसा करना है कि आपकी एनर्जी जो कंज्यूम किया वो लॉस हो जाए। कंटिन्यूअसली 30 मिनट कंटिन्यूस आपका 30 वॉक मिनट होना चाहिए। हाँ। और दूसरा चीज़ जरूरी नहीं है कि जो हार्ट के मरीज हैं बोलते हैं कि ठीक भाई डॉक्टर साहब ने बोल दिया हम केवल वॉक कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं, इसके साथ जो अभी हमने रिस्क फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, या जो लोग स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी का सेवन करते हैं, उनको कदापि बीड़ी या सिगरेट को नहीं लेना है, क्योंकि इनसे भी हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो की क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ती है। दूसरा चीज़, जिनको ब्लड प्रेशर रहता है उनको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, जिनको डायबिटीज़ रहता है उनको डायबिटीज़ कंट्रोल करना है। इसी प्रकार जो भी और भी बीमारियां हैं जिनको कंट्रोल करके ही रखना है। जब बीपी में बीपी के साथ पल्स रेट भी आता है, तो एक बीपी का नॉर्मल जो है और पल्स रेट दोनों में क्या ये है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके पहले एक दर्शक हैं, उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। सवाल पूछिए। की एज है 55 ईयर। हाँ, ठीक है। तो उनके सारे बदन में गांठें हैं। ओके। तो अब वो डायबिटिक भी हैं, गांठें बहुत पहले से हैं, तो इनका कोई इलाज है? जो डायबिटीज़ है उसका तो आपको दवाइयों से या लाइफस्टाइल से आपको ठीक करना है। दूसरा चीज़, जो गांठें हैं वो गांठें किस टाइप की हैं, कैसे, कहाँ पे गांठें हैं, उसके लिए तो बिना देखे उसको बताया नहीं जा सकता। इसलिए कृपया आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए और उनसे डायग्नोज लगवाइए कि आखिर वो बताएं कि आखिर ये गांठें हैं, इसका कारण क्या है, उसके बाद ही उसका हो जाएगा। लेकिन उन डायबिटीज़ और उन गांठों से रिलेशन नहीं है। डायबिटीज़ आपको कंट्रोल करना है। डायबिटीज और गांठ में कोई रिलेशन नहीं? हाँ, बोल रहे हैं ना भाई साहब कि गांठें पहले से हैं, तो ऐसा नहीं, उन गांठों की वजह से ऐसा नहीं कि उनको डायबिटीज़ हुआ है। तो अच्छा, गांठ का क्या कारण है मुख्य? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। तो जब तक इसको देखा नहीं जा सके कि कौन सी गांठें हैं, किस टाइप की हैं, तो उसके बारे में कमेंट करना ठीक नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे थे जो वॉक के बारे में। तो वॉक ब्रिस्क हो, साथ में ये भी ध्यान रखे कि एनर्जी लॉस हो, पसीना आए। और कुछ चीज़ जो खान पान है, तो खान पान क्या ऐसा है जो हार्ट के लिए उचित है और हार्ट के लिए नहीं है, अपने डाइट में उसको शामिल कर ले ताकि उसका हार्ट मजबूत रहे। तो इसके डाइट के लिए में क्या है कि चर्चा करेंगे। एक और दर्शक हैं, गुजरात से दर्शक हैं, उनका भी प्रश्न लेते हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। ओके। खान पान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, इसमें जो है जिनको जो हार्ट के मरीज होते हैं उनको हम ये सलाह देंगे कि कोशिश करें कि ज़्यादा शाकाहारी भोजन की तरफ जाएं, जिनको हाई फाइबर्स डाइट हो,
सब्जियों में हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। दूसरा चीज़, अगर पेशेंट नॉन वेज है तो उन पेशेंटों को सलाह देंगे कि जैसे अंडा लेते हैं, अंडा में पीला वाला पार्ट हटा के खाएं, जिसमें कि पीला वाले पार्ट के अंदर फैट ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, उसको कम करने के। वो उनको चाहिए कि मछली का सेवन करें, वो मछली जो होता है हार्ट के लिए अच्छा होता है। और दूसरा साथ में अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के लिए जो जैसा प्रॉपर डाइट होता है कि उनको मीठा चीज़ नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, चावल कम मात्रा में खाना है, नहीं खाना है, वो प्रॉपर तरीके से लें। ऐसा करने से, डाइट करने से उनका मेटाबॉलिक मेंटेन रहेगा, जिससे कि टेंडेंसी आगे क्लॉटिंग की टेंडेंसी की तरफ कम तरफ जाता है। तो हाई फाइबर्स डाइट की मात्रा ज़्यादा लेना है। ये तो सामान्य खाना, कुछ ऐसा भी है जो जिसको खाने से हार्ट का पर सीधा असर पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल खाना नहीं है कि वो खाने से ही हार्ट का होगा। ये जो रोज़मर्रा की जो हमने बात बताया है, इन्हीं को ही केवल कंट्रोल करके ही रखना है। समझता हूँ कि आज का कुछ ऐसा अंत में हम लोग इस कार्यक्रम को विराम दें उसके पहले कि एक आपके सुझाव कि ये सब 2-3 मुख्य सुझाव जो जरूर पालन करना चाहिए हर लोग को, ताकि वो हृदय रोग से दूर रहे। उसके साथ हम लोग आज के कार्यक्रम को ही विराम देंगे, लेकिन आपका सुझाव चाहिए। मेरा सबसे पहला सुझाव ये है कि जो व्यक्ति क्योंकि जो हार्ट के जो मरीज होते हैं उनके डायबिटीज़ जिनको हो रहा है मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि प्लीज़ अपना डायबिटीज़ का ठीक प्रॉपर तरीके से दवाई लें, खान पान कंट्रोल करें, क्योंकि डायबिटीज़ जिनको है अगर वो कंट्रोल रहता है तो हार्ट के डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो नंबर 1। दूसरा चीज़, अगर जो व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है तो प्रॉपर तरीके से दवाई लें, जिससे कि आपका रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। जो लोग सिगरेट या बीड़ी स्मोकिंग के सेवन करते हैं, हम उनको सलाह देते हैं कि प्लीज़ आप जो है स्मोकिंग को रोकें। जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको भी हम सलाह देते हैं कि आप अल्कोहल की मात्रा को कम करें या बंद कर दें। तीसरा, हमने बोला एटलीस्ट 30 मिनट आदमी को ब्रिस्क वॉक करना है, मतलब वो मेंटेन रखें। और दवाइयों का प्रॉपर तरीके से सेवन करें। जब डॉक्टर बुलाए आप जाएं, अब जांच कराएं और प्रॉपर तरीके से दवाई की मात्रा लेते रहें। एक और दर्शक हैं, उनका भी प्रश्न ले लेते हैं। हाँ, राजस्थान से दर्शक हैं जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। कृपया अपना सवाल पूछिए। जी, अपना सवाल पूछिए। फ़ोन कट गया, इनसे संपर्क न कर। तो हम लोग बात कर रहे थे उसके बारे में, ब्रिस्क वॉक लेना चाहिए। हाँ। और उसके बाद जो हमने 5-6 चीज़ें बताई हैं वो प्रॉपर तरीके से रेगुलर करने, जिससे कि हार्ट डिजीज से बचें। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं प्रॉपर तरीके से दवाई लें, जब तक कि डॉक्टर ना बोले कि बंद कर दो या डोज कम कर दो। अपने मन से बंद नहीं करना है और ना ही अपने मन से दवाई की मात्रा को कम ज़्यादा करना है। चंडीगढ़ से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। हार्ट की एंजियोग्राफी कराई है जी, एंजियोग्राफी कराई है, वो तो एंजियोग्राफी तो ठीक आई है जी, तो कोई किसी का उसका कोई फॉल्ट नहीं आया उसमें जी। पर मेरी हार्ट बीट जो है ना इरेगुलर हो जाती है सर, उसका रिदम जो है ना इरेगुलर हो जाता है। हाँ, वो उसका क्या रीजन हो सकता है जी, और उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? जी, उसका आप प्लीज़ अपना जो है खून में पोटेशियम की मात्रा को चेक कराइए कि सीरम पोटेशियम लेवल कितना है, नंबर 1। अगर वो सीरम पोटेशियम लेवल अगर आपका नॉर्मल रहता है तो हम आपको एक टेस्ट है जिसका नाम हॉल्टर मॉनिटरिंग, आपको हॉल्टर मॉनिटरिंग की हम सलाह देते हैं। हॉल्टर मॉनिटरिंग क्या होता है? जो ईसीजी है वो एक मशीन होती है जो आपके शरीर में बाहर बांध दी जाएगी, जिससे कि हमें ये पता लगे कि आपको जो इरेगुलर हार्ट बीट हो रही है वो किस समय ज़्यादा होती है, सोते समय ज़्यादा होती है, चलने पे ज़्यादा होती है, या किस समय, और वो जो इरेगुलर है वो किस टाइप की रिदम है, उसके आधार पे आपका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप एक सीरम पोटेशियम लेवल चेक कराइए। अगर वो आपका नॉर्मल रहता है तो किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा करके एक हॉल्टर मॉनिटरिंग अपना कराइए। तो डॉक्टर्स कॉम्प्लिकेटेड केस में डॉक्टर से सलाह लेना ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं, ना कि कॉम्प्लिकेटेड ले में, अगर कभी भी शुरुआत वाली ही कंडीशन पे है तो उसको डॉक्टर के पास जाकर के उसके सुझाव लिया जाए, उसको माना जाए, तो इससे ये होता है कि कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। तो हमारे लोगों में देखा जाता है कि लोग लापरवाही में करते हैं कि छोटी सी प्रॉब्लम में हम नहीं जाते हैं। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा भी अगर किसी को तकलीफ है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए और उनसे जो जैसा वो सुझाव दे रहे हैं उनको मानिए और आगे वैसा ही आगे की तरफ करिए।
क्योंकि समय पर अगर ये सही सुझाव मिल गया तो हम उसको आगे रोका जा सकता है। आगे रोका जा सकता है। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि अब समय की सीमा है हम लोग की, इसलिए आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आज का लेक्चर आप सब लोगों को लाभदायक साबित होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और आपके पार्टिसिपेशन से हमें भी लग रहा है कि नहीं, आप जानना चाहते हैं और हम लोग भी जानकारी आप तक पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन एक बार फिर मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि इसको सुनकर आप इलाज न करें। इलाज करने के पहले आप अपने चिकित्सक से ज़रूर मिलें, उनसे परामर्श करें और उसके बाद ही इलाज करें। यह केवल आपके जानकारी के लिए है। आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर मनीष मिश्रा को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी सरल भाषा में और काफ़ी अच्छे तरीके से कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के बारे में और हृदय रोग से जुड़ी बीमारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच।